वेलकम टू सोशियो माइंड्स। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे। उसी तैयारी को और बेहतर करने के लिए हम इंडियन पॉलिटी की शुरुआत कर रहे हैं, भारतीय राजव्यवस्था को पढ़ना शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले हम इसके सिलेबस की चर्चा कर लेते हैं, पाठ्यक्रम को देख लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक हैं जो हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। जो भारतीय राजव्यवस्था है, इसके पाठ्यक्रम को, इसके सिलेबस को मैंने 15 टॉपिक्स में डिवाइड किया हुआ है। कितने टॉपिक्स में? 15 टॉपिक मैंने डिवाइड किए हुए हैं भारतीय राजव्यवस्था की। मतलब हम 15 टॉपिक्स को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हमारा पहला टॉपिक रहेगा सामान्य परिचय का, जनरल इंट्रोडक्शन का। इसमें हम देखेंगे संविधान क्या होता है, राजव्यवस्था क्या होती है। ठीक है, और साथ ही हम इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की भी चर्चा करेंगे। मतलब हमारा जो भारतीय संविधान है, इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रही है, इतिहास क्या रहा है, उसकी चर्चा हम करेंगे। क्योंकि किसी भी देश का जो संविधान है वो एक दिन में डेवलप नहीं होता, उनको डेवलप होने में काफ़ी समय लगता है। ठीक है, तो हम संविधान को पढ़ेंगे, संविधान की परिभाषा देखेंगे, राज्य व्यवस्था को समझेंगे। ठीक है, क्या होती है। उसके बाद हम देखेंगे संविधान का निर्माण। देखो, अगर किसी देश की राज्य व्यवस्था को समझना है, पॉलिटी को अगर समझना है, तो वहाँ की संविधान की जानकारी हमें होनी चाहिए। क्योंकि जो राज्य व्यवस्था होती है, उसका संचालन संविधान के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, तो जब हम भारतीय राज्य व्यवस्था को पढ़ेंगे तो हम भारतीय संविधान को भी पढ़ेंगे। तो दूसरे टॉपिक में हम पढ़ेंगे संविधान का निर्माण कैसे हुआ है। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे, तीसरा टॉपिक हमारा रहेगा संविधान के स्रोत। ठीक, अनुसूचियाँ, प्रस्तावना और भाग। मतलब इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि संविधान, हमने कौन कौन से ऐसे देश हैं जिनसे हमने अपना संविधान ग्रहण किया हुआ है। मतलब बहुत से ऐसे देश हैं, लगभग 10 देश ऐसे हैं जिनके प्रावधान हमने अपने संविधान में ऐड किए हैं। ठीक है, मतलब उस समय जो प्रावधान हमारे देश के लिए उपयोगी थे अन्य देशों के, उनका समावेश हमने अपने संविधान में किया है, कर लिया है। उसके बाद हमारे संविधान में अनुसूचियाँ दी गई हैं, उनका अध्ययन हम करेंगे। प्रस्तावना को देखेंगे, प्रस्तावना को समझेंगे पूरा। ठीक है, उनमें कौन कौन से वर्ड दिए हैं जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे जो संविधान के भाग हैं, इनकी चर्चा हम यहाँ पे करेंगे। उसके बाद हमारा टॉपिक रहेगा अगला, चौथा टॉपिक, संघीय राज्य क्षेत्र और नागरिकता से। इसमें हम संघ को समझेंगे, राज्यों को समझेंगे और नागरिकता को समझने वाले हैं। हमारा अगला टॉपिक रहेगा, पांचवा टॉपिक, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। इनको संविधान की आत्मा भी कहा जाता है और ये हमने कहाँ से, अमेरिका से, USA से हमने इनको ग्रहण किया है। वहाँ के संविधान से हमने इनको अपने संविधान में ऐड किया है। फिर है छठवां जो हमारा टॉपिक रहेगा, वो रहेगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इनको शॉर्ट में DPSP भी कहते हैं। DPSP के साथ ही हम मूल कर्तव्यों की चर्चा कर लेंगे। और हमारा अगला टॉपिक रहेगा, सातवां टॉपिक, राष्ट्रपति। इनसे लगातार क्वेश्चन देखने को एग्जाम में मिलते हैं। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक रहेगा उपराष्ट्रपति। इसमें हम पढ़ेंगे उपराष्ट्रपति कौन होते हैं, इनकी नियुक्ति कैसे की जाती है, इनका कार्यकाल कितना होता है और ये कब कार्य करते हैं, इनका कार्य क्या है। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे संसद को, पार्लियामेंट को। इसमें हम लोकसभा और राज्यसभा को पढ़ने वाले हैं। इसमें हम पढ़ेंगे कि जो संसद के दोनों सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, इनका कार्यकाल कितना होता है, इनके जो सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति किस प्रकार से की जाती है, उनकी योग्यता क्या क्या होती हैं, इन सब की चर्चा हम यहाँ पे करेंगे। फिर हमारा अगला टॉपिक रहेगा कैग, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ठीक, फिर हम इसी के साथ AG को भी पढ़ेंगे, महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल को भी हम पढ़ने वाले। फिर हम पढ़ेंगे सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट को। इसमें हम पढ़ेंगे कि जो सर्वोच्च न्यायालय है उसके मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति किस प्रकार की जाती है। ठीक है, इनका कार्यकाल क्या होता है, इनके वेतन वगैरह की चर्चा हम सर्वोच्च न्यायालय 11वें टॉपिक में हम करने वाले हैं। फिर हम पढ़ेंगे राज्यपाल को। राज्यपाल के साथ ही हम जो विधानमंडल है, मतलब जो राज्यों में विधानसभा होती है, विधान परिषद होते हैं, इनकी चर्चा हम यहाँ करने वाले हैं। क्योंकि राज्यपाल जो होता है वो विधानमंडल का क्या होता है, प्रमुख होता है। फिर हम पढ़ेंगे उच्च न्यायालय को। हर राज्य में एक हाई कोर्ट होता है, एक या दो राज्यों का एक हाई कोर्ट भी हो सकता है। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे आयोगों को। हमारी राज्य व्यवस्था को संचालित करने के लिए बहुत से आयोग बनाए गए हैं। ठीक है, इनको हम यहाँ पढ़ेंगे, इनकी चर्चा करेंगे। और लास्ट में हमारा 15वां टॉपिक रहेगा संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। ठीक है, इनको हम यहाँ पढ़ने वाले हैं।
हमारे संविधान में अभी तक लगभग 106 बार संविधान संशोधन किए जा चुके हैं। ठीक, तो उन सब की चर्चा हम करेंगे। जो प्रमुख संविधान रहेंगे संशोधन, उनको हम यहाँ देखने वाले हैं। और लास्ट में हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा विविध, मिसलेनियस। इसमें हम कुछ ऐसे टॉपिकों को डिस्कस करेंगे जिनकी चर्चा यहाँ नहीं की जाएगी 15 टॉपिक्स में। जैसे वित्त, वित्त को हम कहाँ पढ़ेंगे? फंड्स, जो हमारे देश में जो विभिन्न प्रकार के फंड्स हैं, निधि हैं, ठीक है, जिनसे हमारी राज्य संचालित होती है, उन सबको हम कहाँ? विविध के अंदर डिस्कस करेंगे। कहने का मतलब ये है कि कुछ टॉपिक अगर छूट जाते हैं तो उनको हम कहाँ पढ़ेंगे? विविध में हम पढ़ लेंगे। ठीक, तो ये है हमारा पूरा सिलेबस जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, 15 टॉपिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक हम देखते हैं कौन सा? सामान्य परिचय। क्या देखते हैं हम? सामान्य परिचय को। सामान्य परिचय क्या है? ये सामान्य परिचय, सामान्य परिचय में हम दो चीज़ों को डिस्कस करेंगे। एक क्या है? एक है राज्य व्यवस्था, एक वर्ड है हमारा राज्य व्यवस्था, और दूसरा वर्ड है हमारा क्या? संविधान। संविधान, इन दोनों वर्णों को हम समझेंगे। ठीक है, इनके अर्थों को समझेंगे। राज्य व्यवस्था क्या होती है? हम मनुष्य क्या है? एक सामाजिक प्राणी है। ठीक है, वो समूह में रहता है और समाज का निर्माण करता है। ठीक है, उसी समाज की व्यवस्था को क्या कहते हैं? हम राज्य व्यवस्था कहते हैं। मतलब जनता की शासन प्रशासन की व्यवस्था को ही शासन प्रशासन की व्यवस्था को ही शासन प्रशासन की व्यवस्था को ही व्यवस्था को राज्य व्यवस्था कहते हैं। राज्य व्यवस्था कहते हैं। ये क्या हो गई? राज्य व्यवस्था। मतलब किसी देश में जो जनता निवास करती है, किसी भूभाग में जो जनता रह रही है, उसके शासन प्रशासन की जो व्यवस्था होती है, उसको ही क्या कहते हैं? उसको ही हम राज्य व्यवस्था कह देते हैं। ठीक है, सिंपल सी डेफिनेशन। राज्य व्यवस्था क्या है? जनता का जो शासन है वो उसी को क्या कहते हैं? राज्य व्यवस्था कहते हैं। दूसरा हमारा जो शब्द है वो है संविधान, जिसको हम पढ़ने वाले हैं इंडियन पॉलिटी के अंदर। ठीक है, संविधान क्या है? किसी देश की राज्य व्यवस्था के संचालन के लिए संचालन हेतु आवश्यक नियमों के समूह को आवश्यक नियमों के समूह को या नियमों को आवश्यक नियमों के समूह को हम संविधान कहते हैं। संविधान कहते हैं। ये हुआ क्या? संविधान। मतलब राज्य व्यवस्था को संचालित करने के लिए जो नियम कानून लगते हैं, नियम कानून की आवश्यकता होती है, उन्हीं के समूह को हम क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। संविधान क्या है और इसको और कैसे समझ सकते हैं? संविधान को हम दो अर्थों में समझ सकते हैं। एक, पहले हम संविधान को तोड़ते हैं। संविधान, ठीक है, इसको अगर हम तोड़ें तो
एक शब्द टूटेगा और एक टूटेगा विधान। विधान, इसका मतलब विधान मतलब कानून भी हम कह सकते हैं, ठीक है। एक मतलब निकलता है संविधान का क्या, समान कानून या समान विधान। समान विधान, सभी के लिए समान कानून या समान विधान। एक अर्थ निकलता है संविधान का समान विधान। और इसी प्रकार दूसरा वर्ड अगर हमें तोड़ें, संविधान को और तोड़ें दूसरे प्रकार से, संविधान को अगर हम देखें तो संविधान, सम मतलब जोड़, ठीक है, और विधान मतलब वही कानून, मतलब कानून। तो दूसरे शब्दों में, दूसरे अर्थों में हम इसको संविधान को क्या कहते हैं, विधियों का जोड़ भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, विधियों का जोड़। विधियों का जोड़। तो दो अर्थ निकलते हैं संविधान जो शब्द है उसके। क्या, एक निकलता है समान विधान। अगर हम उसको तोड़ते हैं सम प्लस विधान में, मतलब सम मतलब समान, यहाँ पर सम मतलब समान, समान, और विधान मतलब कानून। सभी के लिए समान कानून या समान विधान को ही हम क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं। और एक अर्थ निकलता है विधियों का जोड़, मतलब सम मतलब जोड़ होता है और विधान मतलब कानून, मतलब कानूनों का जोड़ या विधियों का जोड़ ही क्या कहलाता है, संविधान कहलाता है। और हमने एक परिभाषा भी देखी है संविधान की, क्या परिभाषा भी देखी है कि किसी देश की राज्य व्यवस्था को संचालित करने के लिए आवश्यक नियमों कानूनों के समूह को हम क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं। तो ये हो गई दो परिभाषाएं, कौन कौन सी, एक राज्य व्यवस्था की और एक संविधान की। जो राज्य व्यवस्था है या संविधान है, ये पॉलिटिकल साइंस की शाखा हैं, ब्रांचेज हैं, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस क्या है, अब पॉलिटिकल साइंस को भी समझते हैं हम। पॉलिटिकल साइंस मतलब राजनीति विज्ञान, ये एक पूरा एक विषय है, ठीक है, जिसके अंदर क्या किया जाता है कि जो समाज रह रहा है या निवास कर रहा है किसी भूभाग पर, उसके जो सामाजिक नियम है या राजनीति है उसकी चर्चा की जाती है, ठीक है, उसका अध्ययन किया जाता है। जो राजनीति विज्ञान है या पॉलिटिकल साइंस है वो एक विषय है। इसमें संविधान या फिर जो जनता का जो शासन प्रशासन किया जाता है, समाज का जो शासन किया जाता है, उनके विभिन्न जो सिद्धांत हैं उनका उल्लेख किया गया है, उनका अध्ययन किया जाता है अलग अलग विद्वानों द्वारा, ठीक है। तो वो एक पूरा विषय है, क्या, राजनीति विज्ञान। राजनीति विज्ञान, ठीक है, राजनीति विज्ञान, ठीक। राजनीति विज्ञान की ही ये शाखा है, कौन कौन सी, राज्य व्यवस्था और संविधान। जो राजनीति विज्ञान है, राजनीति विज्ञान का जो जनक है वो कौन है, किसको माना जाता है, अरस्तु को माना जाता है। अरिस्टोटल को राजनीति विज्ञान का जनक माना जाता है। और इसी राजनीति विज्ञान के अनुसार किसी जनता का शासन प्रशासन की व्यवस्था की जाती है तो उसको राज व्यवस्था कहते हैं। जो राजनीति है या फिर जो राज व्यवस्था है वो क्या है, वो राजनीति का व्यावहारिक रूप है। क्या है ये राजनीति का व्यवहारिक रूप है। व्यवहारिक रूप है, ठीक है। राजनीति, राज व्यवस्था राजनीति का वैज्ञानिक रूप है, व्यवहारिक रूप है। और जो राजनीति विज्ञान है वो राज्य व्यवस्था का कैसा या फिर राजनीति का सैद्धांतिक रूप है। सैद्धांतिक रूप किसका, ये राजनीति का। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि राजनीति का सैद्धांतिक रूप क्या है, राजनीति का सैद्धांतिक रूप राजनीतिक विज्ञान है और राजनीति का व्यवहारिक रूप क्या है, राज व्यवस्था है। मतलब जो राजनीति के विज्ञान में जो सिद्धांत दिए हैं उनको व्यवहार में लाना ही क्या कहलाता है, राज व्यवस्था कहलाता है, ठीक है। और संविधान क्या है, फिर
जब राज्य व्यवस्था राजनीतिक सिद्धांतों के अनुसार कार्य करती है तो संविधान क्या है? तो इसको समझो कि जैसे राजनीति विज्ञान है, राजनीति विज्ञान में टोटल 1000 जो है वो सिद्धांत दिए गए हैं, 1000 सिद्धांत दिए गए हैं, और उन 1000 सिद्धांतों में से 100 या 200 सिद्धांतों की, जितना भी आप समझो, 100 सिद्धांतों की आवश्यकता किसी देश की राज्य व्यवस्था को संचालित करने के लिए है। तो उन 100 सिद्धांतों को राजनीतिक विज्ञान से अलग करके एक समूह के रूप में, एक नियमों के रूप में दस्तावेज में लिख लेना ही क्या कहलाता है? संविधान कहलाता है। तो संविधान को और हम क्या कह सकते हैं? संविधान को हम कह सकते हैं कि ये क्या है? एक लिखित दस्तावेज है। क्या है ये? एक लिखित दस्तावेज है। लिखित दस्तावेज है क्योंकि हमने क्या किया है? दस्तावेज है क्योंकि हमने क्या किया है कि जो राजनीति विज्ञान है इससे कुछ नियमों को निकाल लिया है जो हमारे देश की या किसी देश की संचालन के लिए आवश्यक हों, और उनको हमने एक दस्तावेज में संग्रह कर लिया है, लिख लिया है, और वो लिखित दस्तावेज ही क्या कहलाता है? संविधान कहलाता है। ठीक है, तो संविधान अब समझ में आया होगा क्या होता है संविधान। संविधान लिखित दस्तावेज है नियम कानूनों का, जिसके अनुसार किसी देश की राज्य व्यवस्था का संचालन होता है या किया जाता है। अब हम समझते हैं संविधान को कि हमारा भारतीय संविधान कैसा है, इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं। ठीक है, तो संविधान, भारतीय राज्य व्यवस्था, सबसे पहले हम ये भी देख लेते हैं कि अगर राज्य व्यवस्था है, राज्य व्यवस्था, अभी 2 डेफिनेशन से हमको समझ में आया कि अगर हमें किसी देश की राज्य व्यवस्था को समझना है तो हमें क्या समझना रहेगा? वहाँ के संविधान को समझना रहेगा। किसको समझना रहेगा? हमें संविधान को समझना रहेगा। संविधान मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को समझना रहेगा। कॉन्स्टिट्यूशन की जानकारी हमें होनी चाहिए। ठीक है, तो इसी प्रकार अगर हमें भारतीय राज्य व्यवस्था को समझना है तो हमें क्या समझना होगा? जो हमारा भारतीय संविधान है उसको समझना रहेगा। ठीक है, तो संविधान की हम परिभाषा एक बार और देख लेते हैं कि संविधान की परिभाषा क्या है। किसी देश के शासन प्रशासन के लिए आवश्यक नियमों के समूह को हम क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। किसी देश की राज्य व्यवस्था को के संचालन हेतु आवश्यक नियमों के समूह को हम संविधान कहते हैं। एक डेफिनेशन और लिख लेते हैं हम संविधान की परिभाषा सरल भाषाओं में। परिभाषा, परिभाषा क्या है? संविधान की परिभाषा किसी देश के शासन प्रशासन के लिए, किसी देश के या जनता के, किसी देश के शासन प्रशासन के लिए, शासन प्रशासन के लिए, प्रशासन के लिए आवश्यक नियमों के समूह को, आवश्यक नियमों के समूह को, नियमों के समूह को संविधान कहा जाता है या संविधान कहते हैं। संविधान कहते हैं। ये हुई संविधान की परिभाषा। और क्या है संविधान? क्या है संविधान? एक लिखित दस्तावेज है। संविधान क्या है? संविधान एक लिखित दस्तावेज है। लिखित दस्तावेज है। ठीक है, अभी हमने समझा था कैसे दस्तावेज है, लिखित दस्तावेज है। संविधान क्या है? एक लिखित दस्तावेज है। ठीक है, तो यह है संविधान की परिभाषा। और हम संविधान को इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि किसी भी देश की राज्य व्यवस्था को समझने के लिए संविधान जरूरी होता है। ठीक, तो ये हो गया क्या? संविधान। हमारा जो भारतीय संविधान है, हमारा जो भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान, अब हम इसको देखेंगे।
ठीक है। हमारा जो भारतीय संविधान है इसका संवैधानिक विकास, इसका जो संवैधानिक विकास है, संवैधानिक विकास संवैधानिक विकास संवैधानिक विकास कब से कब तक माना जाता है? हमारे भारतीय संविधान का संवैधानिक विकास 1773 से 1950 तक माना जाता है। मतलब इतना लंबा समय लगा है हमारे संविधान को डेवलप होने में, ठीक है। ये हमारे संविधान का संवैधानिक विकास है। कब से कब तक है? 1773 मतलब अंग्रेजों के शासनकाल से 1950 तक हमारे देश का, हमारा संविधान का संवैधानिक विकास माना जाता है, ठीक है। अब हम इसके बाद देखते हैं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि कि किस तरीके से हमारे संविधान का डेवलपमेंट हुआ है, किस तरीके से हमारा जो संविधान है वो बना है, ठीक। हमारा जो भारतीय संविधान है इसमें टोटल कितने, इसमें जो मूल संविधान है, मूल संविधान मतलब जब संविधान बनाया गया था तो हमारा जो संविधान है उसमें, भारतीय संविधान, उसमें मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे, आर्टिकल थे, अनुच्छेद, ठीक है, अनुच्छेद थे, ठीक है। और वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में जो हमारा संविधान है, वर्तमान में लगभग 470 आर्टिकल हमारे संविधान में अब हो चुके हैं, ठीक है। तो हमारे संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? 395 अनुच्छेद हैं और अभी वर्तमान में 470 अनुच्छेद लगभग हो चुके हैं। तो ये हमारा भारतीय संविधान है। हम इसकी चर्चा करते हैं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से कि किस तरीके से हमारा जो संविधान है वो तैयार हुआ है। तो हम सभी जानते हैं कि लगभग 1600 ईस्वी में, अब हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि मतलब इतिहास का, हम मतलब जो हमारा संविधान है उसके इतिहास को समझते हैं। हमें सभी पता है, हम सभी को पता है कि 1600 ईस्वी में, लगभग 1600 ईस्वी में इंग्लैंड से एक कंपनी आती है, इंग्लैंड से एक कंपनी आती है। कहाँ से? इंग्लैंड से। इंग्लैंड से एक कंपनी आती है व्यापार करने के लिए। कंपनी आती है किसके लिए? EIC नामक कंपनी आती है, ईस्ट इंडिया कंपनी आती है क्या करने के लिए? ये आती है व्यापार करने के लिए, व्यापार के लिए, ठीक है, व्यापार के लिए आती है। और ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी होती है, ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारिक एकाधिकार प्राप्त होता है। जो ईस्ट इंडिया कंपनी होती है इसको 15 वर्ष का व्यापारिक एकाधिकार प्राप्त होता है, व्यापारिक एकाधिकार प्राप्त होता है। मतलब ये इंग्लैंड से व्यापारिक एकाधिकार लेकर इंडिया आती है व्यापार करने के लिए। व्यापारिक एकाधिकार का क्या मतलब होता है? व्यापारिक एकाधिकार का मतलब होता है इंग्लैंड से EIC के अलावा और कोई दूसरी कंपनी भारत व्यापार करने के लिए नहीं आएगी, ठीक है। और ये जो अधिकार दिया था वो किसने दिया था? वहाँ की जो महारानी है, महारानी विक्टोरिया से, इनको महारानी से, विक्टोरिया से इनको ये अधिकार प्राप्त था, ठीक है। महारानी से इनको ये अधिकार प्राप्त था, ठीक है। सिर्फ महारानी लिख लो कि जो ब्रिटेन की महारानी थी उनसे ये व्यापार का एक अधिकार इनको प्राप्त था। अब क्या होता है कि जो EIC थी, EIC अपने व्यापारिक लाभ हेतु, क्योंकि ये पूरी क्या है? व्यापारियों की कंपनी है EIC, ईस्ट इंडिया कंपनी। इसमें सारे जो लोग थे वो कैसे थे? व्यापारी थे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी अपने व्यापारिक लाभ हेतु, अपने व्यापारिक लाभ हेतु, व्यापारिक
लाभ हेतु, लाभ के लिए क्या करने लगती है कि जो भारतीय राजनीति है, भारतीय राजनीति है, क्या भारतीय राजनीति है, भारतीय राजनीति है, राजनीति है, इसमें हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर देती है, हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर देती है। कैसे हस्तक्षेप करती है? इसके लिए दो प्रमुख घटनाएं सामने आती हैं। अपने व्यापारिक लाभ के लिए ईआईसी राजनीति में हस्तक्षेप करती है भारत की, ठीक है, इतना समझ में आया। मतलब 1600 ईस्वी में एक कंपनी आती है इंग्लैंड से व्यापार करने के लिए और अपने व्यापारिक लाभ हेतु वो भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप करने लगती है। इसमें दो घटनाएं सामने आती हैं। पहली घटना होती है प्लासी का युद्ध। पहली जो घटना होती है वो कब होती है? 23 जून 1757 में, ठीक है। 1757 में एक घटना होती है, कौन सी? एक लड़ाई होती है, कौन सी? प्लासी का युद्ध, प्लासी का युद्ध, ठीक है। प्लासी का युद्ध होता है 1757 में। इसमें कौन कौन भाग लेता है, कौन कौन शामिल होते हैं? जो प्लासी का युद्ध होता है वो होता है बंगाल के जो नवाब होते हैं, बंगाल के नवाब, बंगाल के जो नवाब होते हैं उनके बीच, बंगाल नवाब और ईआईसी की तरफ से, ईआईसी की तरफ से कौन लड़ रहे होते हैं? ईआईसी की तरफ से होते हैं ईआईसी, ईआईसी, और ईआईसी की तरफ से होते हैं क्लाइव, ठीक है। इस युद्ध में क्या होता है कि जो क्लाइव हैं वो जीत जाते हैं, मतलब ईआईसी क्या होती है? इसकी जीत हो जाती है, इसकी जीत हो जाती है, ठीक है। और जो बंगाल के नवाब हैं वो इस युद्ध में हार जाते हैं। इसके बाद दूसरा युद्ध होता है कब? दूसरा युद्ध होता है 1764 में। 1764 में दूसरा कौन सा युद्ध होता है? वो होता है बक्सर का युद्ध, बक्सर की लड़ाई, बक्सर का युद्ध। और इसी बक्सर के युद्ध के साथ जो ईआईसी है, ईस्ट इंडिया कंपनी है, इसके शासन की नींव हमारे देश में पड़ जाती है, या फिर इसी युद्ध के बाद से ईआईसी के शासन की नींव हमारे देश में मानी जाती है। बक्सर का युद्ध होता है। बक्सर के युद्ध दो ग्रुपों के बीच, बक्सर के युद्ध में एक तरफ कौन कौन होते हैं? एक तरफ होता है इसमें एक ग्रुप जिसमें कौन कौन शामिल होते हैं? बंगाल, बंगाल प्लस अवध, अवध और मुगल, मुगल। मुगल साम्राज्य औरंगजेब की मृत्यु के बाद कमज़ोर हो चुका है, ठीक है, मुगल। और दूसरी तरफ क्या होते हैं? दूसरी तरफ कौन होते हैं? ईआईसी की तरफ से, ईआईसी की तरफ से होते हैं हेक्टर मुनरो। कौन? हेक्टर मुनरो, हेक्टर मुनरो, ठीक है, ये होते हैं ईआईसी की तरफ से। इसमें भी क्या होता है? इसमें भी जो हेक्टर मुनरो हैं, हेक्टर मुनरो की जीत हो जाती है, ठीक है, इसमें भी ईआईसी जीत जाती है। इन दोनों युद्धों के बाद, इन दोनों युद्धों के बाद क्या होता है? 1665 में, 1765 में, 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है, इलाहाबाद की संधि होती है, ठीक है। और इसी इलाहाबाद की संधि के बाद ईआईसी की जो नींव है वो हमारे देश में पड़ जाती है। 1765 में क्या होती है? इलाहाबाद की संधि होती है, ठीक है। किस युद्ध के बाद होती है? बक्सर के युद्ध के बाद। बक्सर का युद्ध कौन कौन के बीच में हुआ? बंगाल के नवाब, अवध, मुगल। एक तरफ ये तीनों लोग थे और दूसरी तरफ ईआईसी की तरफ से थे हेक्टर मुनरो। ये दो घटनाएं होती हैं, ठीक है, किससे? एक होती है प्लासी का युद्ध, एक होता है बक्सर का युद्ध। और बक्सर के युद्ध के बाद इलाहाबाद की संधि होती है 1765 में। अब ये इलाहाबाद की संधि क्या थी? इलाहाबाद की संधि, इलाहाबाद की संधि, इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि कब हुई? इलाहाबाद की संधि हुई 1765 में, ठीक है,
इसमें क्या किया गया इलाहाबाद की संधि में कि जो बंगाल का शासन था, जो बंगाल का शासन था वहाँ पर द्वैध शासन की शुरुआत की जाती है। वहाँ पर क्या की जाती है, द्वैध शासन की शुरुआत की जाती है, द्वैध शासन को प्रारंभ किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ से आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से हमारा जो देश है, हमारा भारतीय संविधान है, उसमें धीरे धीरे डेवलपमेंट शुरू होता है या फिर वो उसकी उपज होने लगती है भारतीय संविधान की। तो द्वैध शासन क्या था, बंगाल में शुरू हुआ था। इसमें जो बंगाल का शासन था इसको दो भागों में डिवाइड कर दिया था। कौन कौन से भागों में, एक तरफ थे दीवानी भाग या दीवानी अधिकार, ठीक है, जो EIC ने अपने पास रख लिए थे, और एक तरफ थी क्या, फौजदारी, फौजदारी। ठीक है, मतलब बंगाल का शासन अब दो भागों में विभाजित हो गया है। ठीक है, इसमें से क्या है कि जो दीवानी अधिकार हैं, बंगाल के जो दीवानी अधिकार हैं वो EIC ने अपने पास रख लिए हैं, और जो फौजदारी हैं मतलब व्यय और सुरक्षा है वो किसको सौंप दिया है, वो नवाब को सौंप दिया गया है। मतलब बंगाल में जो द्वैध शासन प्रारंभ हुआ वो दीवानी अधिकार, दीवानी जो अधिकार हैं, जो आय से रिलेटेड जितने भी आय है, आय से रिलेटेड जितने भी प्रावधान है या फिर जो भी काम है वो EIC अपने पास रख लेती है, EIC अपने पास रख लेती है। और फौजदारी है मतलब व्यय, सुरक्षा और स्वास्थ्य, शिक्षा, क्या क्या, व्यय, सुरक्षा, शिक्षा, ये सब किसको सौंप दिया जाता है, ये सौंप दिया जाता है नवाब को। ठीक है, नवाब को। तो ये है इलाहाबाद की संधि, जिसमें इलाहाबाद के शासन को द्वैध शासन में डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक, इलाहाबाद की संधि को देखो हेक्टर मुनरो ने युद्ध लड़ा, और इलाहाबाद की संधि किसने की, इलाहाबाद की संधि की रॉबर्ट क्लाइव इस संधि को करने के लिए आता है। जब दीवानी अधिकारों और फौजदारी में जो द्वैध शासन है इसको डिवाइड किया जाता है, तो इन दीवानी अधिकारों को देखने के लिए एक गवर्नर बनाया जाता है, बंगाल का एक गवर्नर बनाया जाता है। और बंगाल का गवर्नर पहला किसको बनाया जाता है, पहला बनाया जाता है क्लाइव को। किसको, क्लाइव को। जो संधि करने के लिए आए थे इन्हीं को क्या बनाया जाता है, बंगाल का, या बंगाल का क्या बनाया जाता है, गवर्नर बनाया जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि इसी इलाहाबाद की संधि के बाद, इसी संधि से EIC की नींव भारत में पड़ती है, नींव भारत में पड़ती है, या फिर ऐसा भी हम कह सकते हैं पड़ती है, ऐसा भी कह सकते हैं कि इलाहाबाद की संधि के बाद EIC के शासन की नींव भारत में पड़ती है। तो ये है इलाहाबाद की संधि। ठीक है, किस किस के बीच हुई, बंगाल और EIC के बीच में हुई, जिसमें द्वैध शासन में बंगाल के शासन को डिवाइड कर दिया। ठीक, इसके बाद हम आगे देखते हैं कि जब ये बात इंग्लैंड में पता लगती है कि जो EIC कंपनी है हमारे यहाँ से व्यापार करने गई थी और अब वो क्या करने लगी है, शासन करने लगी है या राजनीति करने लगी है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए इंग्लैंड की तरफ से, ब्रिटेन से क्या विभिन्न प्रकार के अधिनियम जारी किए जाते हैं, एक्ट जारी किए जाते हैं EIC को कंट्रोल करने के लिए, ये दिखाने के लिए कि आप क्या हैं, आप हमारे कंट्रोल में हैं। ठीक है, आप हमारे कंट्रोल में हैं। तो उन्हीं प्रावधानों से हमारा जो भारतीय संविधान है उसका विकास होना प्रारंभ होता है। तो इंग्लैंड से कुछ एक्ट जारी किए जाते हैं कंट्रोल करने को। EIC को कंट्रोल करने के लिए क्या जारी किए जाते हैं, एक्ट जारी किए जाते हैं, और इन्हीं एक्टों से हमारे संविधान का विकास हमें देखने को मिलता है। एक्ट जारी किए जाते हैं और इन्हीं एक्टों से हमें अपने संविधान का विकास देखने को मिलता है। सबसे पहला एक्ट कौन सा है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी
को कंट्रोल या रेगुलेट करने के लिए इंग्लैंड द्वारा जारी किया जाता है। आपको ये सब बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन अगर हमें एक अच्छा बेस बनाना है, समझना है कि कैसे हमारे भारतीय संविधान का विकास हुआ है, तो इनको हमको समझना रहेगा। और इनसे क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में कई बार पूछे गए हैं, इसलिए भी हम इनको यहाँ पढ़ रहे हैं। और हमारा जो संविधान है उसका ये इतिहास माना जाता है, किस तरीके से हमारे संविधान में चीज़ें आई हैं, ठीक है, कैसे हमने संविधान को सीखा है, ठीक। तो उसी दौरान क्या होता है, इंग्लैंड को ये बात जब पता लगती है कि हमारे यहाँ की एक कंपनी अब भारत में जाकर शासन करने लगी है, राज करने लगी है, वहाँ की राज व्यवस्था को देखने लगी है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए इंग्लैंड द्वारा विभिन्न प्रकार के एक्ट जारी किए जाते हैं। उन्हीं एक्टों में एक एक्ट, सबसे पहला एक्ट होता है 1773 का, या ऐसा कह सकते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773। कौन सा? रेगुलेटिंग एक्ट एक्ट 1773, ठीक। ये सिर्फ एक रेगुलेटिंग एक्ट था, इसमें कंट्रोल करने की कोशिश नहीं की गई, ठीक है। ये सिर्फ एक रेगुलेटिंग एक्ट था, ठीक है। इसमें क्या किया गया कि जो बंगाल का गवर्नर पद था, इसमें सबसे पहला काम किया गया कि जो बंगाल का गवर्नर पद था, गवर्नर पद था, इस पद को अब समाप्त कर दिया गया है और एक नया पद बनाया गया है। कौन सा? नया पद बनाया गया है। नया पद बनाया गया, नया पद सृजित किया गया या सृजन किया गया, सृजन सृजन किया। कौन सा? नया पद बनाया भारत का, बंगाल का गवर्नर से बंगाल का गवर्नर जनरल, बंगाल का गवर्नर जनरल, और पहला बंगाल का गवर्नर जनरल किसको बनाया गया? फर्स्ट गवर्नर जनरल बनाया गया। फर्स्ट गवर्नर जनरल बंगाल का किसको बनाया जाएगा? वो बनाया गया वॉरेन हेस्टिंग को, वॉरेन हेस्टिंग को। हेस्टिंग्स को बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया, ठीक है। किसको? वॉरेन हेस्टिंग को, ठीक है। नया पद बनाया गया, बंगाल का गवर्नर पद समाप्त करके, इसको एंड करके एक नया पद बनाया गया। कौन सा? बंगाल का गवर्नर जनरल। और पहला गवर्नर जनरल किसको बनाया जाएगा? वॉरेन हेस्टिंग को बनाया गया। एक और इम्पोर्टेंट काम किया गया हमारी पॉलिटी के हिसाब से कि 1774 में इसी एक्ट के द्वारा कोलकाता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। किसकी? सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, ठीक। और इस सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है, इस सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस किसको बनाएगा? एलिजा इम्प्रे को बनाएगा। एलिजा इम्प्रे इसकी क्या बनती हैं? मुख्य न्यायाधीश इनको बनाया जाता है, नियुक्त किया जाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है, इसलिए हम इसको यहाँ पढ़ रहे हैं कि किस रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा, किस रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। तो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है, इसके द्वारा कोलकाता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई और उसका जो चीफ जस्टिस है वो किसको बनाया गया? एलिजा इम्प्रे को बनाया गया। ये दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये है कौन सा? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है। इसमें पॉलिटी के हिसाब से हमारा ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अब क्या हो गया है, इंडिया में सुप्रीम कोर्ट जैसी कंसेप्ट आ चुका है, ठीक है। इसके बाद अगला अधिनियम आता है, कौन सा? पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया
एक्ट 1784, ठीक है। ये एक्ट आया। इस एक्ट में क्या किया गया कि जो कंपनी के कार्य थे, कंपनी इसके कार्य थे, इनको पृथक किया गया, इनको अलग अलग किया गया, पृथक किया गया। कैसे? कंपनी के कार्यों को पृथक करने के लिए VOC और BOD की स्थापना की गई। VOC एंड BOD की स्थापना की गई, ठीक है। ये VOC और BOD क्या थे? BOC एंड BOD। BOC था बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इसको क्या कहा जाता था? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। और इसको कहा जाता BOD को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, ये जो कंपनी है EIC इसके राजनीतिक कार्यों को देखता था, राजनीतिक कार्यों को ये देखता था, राजनीतिक कार्यों को देखता था। और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो कंपनी के व्यापारिक कार्य थे, इनको देखता था, व्यापारिक कार्यों को ये देखता था। कौन? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ठीक है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। इसमें बस यही किया गया इस अधिनियम द्वारा कि जो कंपनी के कार्य थे उनमें और पारदर्शिता लाने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की स्थापना की जाती है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल EIC ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनीतिक कार्यों को देखने लगती है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर व्यापारिक कार्यों को देखने लगती है। पिट्स इंडिया एक्ट एक तरीके का क्या था? ये भी एक रेगुलेटिंग एक्ट ही था। कैसा था ये भी एक रेगुलेटिंग एक्ट था, लेटिंग एक्ट था। रेगुलेटिंग का मतलब ये सिर्फ नियंत्रण नहीं था, ये सिर्फ एक दिशा देते थे, बताते कि अब आपको क्या करना है, ठीक है। ये रेगुलेटिंग एक्ट था। इसके बाद आया 1813 का चार्टर एक्ट। अब यहाँ से कंपनी को कंट्रोल करना स्टार्ट किया जाता है। क्या आता है? चार्टर एक्ट 1813, ठीक है। 1813 का चार्टर एक्ट आता है। यहाँ से कंपनी को कंट्रोल करना स्टार्ट किया जाता है, कंट्रोल, ठीक है, कंट्रोल करना स्टार्ट किया जाता है। कैसे? इस नियम द्वारा जो बंगाल का गवर्नर जनरल पद है, जो बंगाल, इस अधिनियम द्वारा क्या किया जाता है कि जो EIC है, EIC इसका व्यापारिक एकाधिकार कम किया जाता है। मतलब चाय और चीन को छोड़कर कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार था, इसको समाप्त किया जाता है, ठीक है। इसको समाप्त किया जाता है, ठीक। किसको? EIC का जो व्यापारिक एकाधिकार है, इसको समाप्त किया जाता है। लेकिन चीन और चाय के साथ जो व्यापार है, इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाता, वो उसी प्रकार से कंटिन्यू रहता है, ठीक है। फिर क्या किया जाता है और क्या किया जाता है? इसमें पहली बार इस एक्ट द्वारा, चार्टर एक्ट द्वारा शिक्षा पर 1 लाख खर्च किए जाते हैं। इसमें शिक्षा पर 1 लाख, पहली बार शिक्षा पर 1 लाख खर्च किए जाते हैं। 1 लाख शिक्षा पर खर्च किए जाते हैं, 1 लाख, ठीक है। और क्या किया जाता है? और अच्छा काम ये किया जाता है चार्टर एक्ट 1813 द्वारा कि जो हमारा भारतीय साहित्य है, भारतीय साहित्य है, इसके पुनरुद्धार के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। आर्थिक सहायता दी जाती है, आर्थिक सहायता दी जाती है। किसके लिए? हमारा जो भारतीय साहित्य है उसके पुनरुद्धार के लिए।
और क्या किया जाता है, और इसमें जो ईसाई मशीनरी होती हैं, ईसाई मशीनरी इनको शिक्षा प्रसार की अनुमति दी जाती है, इनको शिक्षा प्रसार की अनुमति दी जाती है, प्रसार की अनुमति दी जाती है, अनुमति दी जाती है। इस प्रकार से जो चार्टर एक्ट 1813 है उससे कंपनी को कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है, या शुरू करना जो इंग्लैंड है वो कर देता है। 1813 के बाद क्या होता है, 1813 के बाद आता है 1833 का चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट 1833 कौन सा आता है, चार्टर एक्ट 1833। ठीक है, ये चार्टर एक्ट कंपनी पर पूर्णतः कंट्रोल स्थापित करता है। इसमें क्या किया जाता है, चार्टर एक्ट 1833 में, इसमें जो बंगाल का गवर्नर जनरल पद है, इसमें जो बंगाल का गवर्नर जनरल पद है, इसको समाप्त कर दिया जाता है। अब इसको क्या कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं, खत्म कर दिया जाता है। ठीक है, क्रॉस, और नया पद बनाया जाता है। नया पद कौन सा बनाया जाता है, नया पद बनाया जाता है भारत का गवर्नर जनरल। ठीक है, और पहला गवर्नर जनरल किसको बनाया जाता है, पहला गवर्नर जनरल बनाया जाता है भारत का, किसको, विलियम बेंटिक को। फर्स्ट गवर्नर जनरल किसको बनाया जाता है, फर्स्ट गवर्नर जनरल बनाया जाता है विलियम बेंटिक को, विलियम बेंटिक को। ठीक, विलियम बेंटिक को पहला गवर्नर जनरल बनाया जाता है भारत का। ठीक है, ये हुआ कौन सा, 1833 का चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट 1833 हम पढ़ रहे हैं। और क्या किया जाता है, जो चार्टर एक्ट 1833 है, इसमें क्या किया जाता है, जो EIC का व्यापारिक एकाधिकार है, EIC का व्यापारिक एकाधिकार है, इसको पूर्णतः समाप्त किया जाता है। इसको क्या किया जाता है, इसको पूर्णतः समाप्त किया जाता है, पूर्णतः समाप्त कर दिया जाता है। मतलब 1813 में जो चाय और चीन को छोड़ दिया गया था एकाधिकार को, अब वो पूर्णतः समाप्त किया जाता है। इसका मतलब क्या है कि अब इंग्लैंड से EIC के अलावा और दूसरी कंपनियां भी व्यापार करने के लिए आ सकती हैं। अब व्यापारिक एकाधिकार क्या हुआ है, पूर्णतः समाप्त हो चुका है 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा। तो क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि किस अधिनियम द्वारा, किस चार्टर एक्ट द्वारा EIC का व्यापारिक एकाधिकार पूर्णतः समाप्त किया गया, तो वो है 1833 का चार्टर एक्ट। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है, दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि भारत का जो बंगाल का गवर्नर जनरल पद है वो किस एक्ट द्वारा समाप्त किया गया और नया पद भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। तो चार्टर एक्ट 1833। और क्या किया गया, और इसमें एक विधि आयोग की स्थापना की गई। इस अधिनियम द्वारा एक विधि आयोग, जो हमारे पॉलिटी के हिसाब से इम्पोर्टेंट है, यहाँ से अब विधि आयोग का निर्माण भी हो चुका है। ठीक है, विधि आयोग की स्थापना की गई, और इस विधि आयोग का जो अध्यक्ष है या जो प्रमुख है वो किसको बनाया गया, वो बनाएगा मैकाले को। ठीक है, तो ये भी एक सीधा क्वेश्चन है, ये एक सीधा क्वेश्चन है कि 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा, मतलब विधि आयोग की स्थापना किस चार्टर अधिनियम द्वारा की गई, तो
तो किस चार्टर अधिनियम द्वारा की गई? 1833 की चार्टर एक्ट द्वारा। ठीक है। विधि आयोग का सदस्य अध्यक्ष किसको बनाया गया? मैकाले को बनाया गया। तो ये है क्या? चार्टर एक्ट 1833। चार्टर एक्ट 1833 के दौरान एक और इम्पोर्टेंट, एक और अच्छा काम किया जाता है कि इसमें दास प्रथा को समाप्त करने का प्रयास किया जाता है, लेकिन दास प्रथा उस समय इस अधिनियम द्वारा समाप्त नहीं की जाती। और बाद में दास प्रथा का समाप्त कब होती है? बाद में जो दास प्रथा है, दास प्रथा 1843 में दास प्रथा का अंत एलन बरो द्वारा किया जाता है। 1843 में एलन बरो द्वारा। लेकिन इसको खत्म करने के लिए, समाप्त करने के लिए, दास प्रथा को समाप्त करने के लिए प्रावधान बनाया जाता है कब? 1833 में। ठीक है। तो ये है 1833 का चार्टर एक्ट। ठीक है। 1833 की चार्टर एक्ट के बाद आता है 1853 का चार्टर एक्ट। ठीक है। 1853 का चार्टर एक्ट, ये क्या है? ये चार्टर एक्ट की जो श्रृंखला चल रही थी, ये क्या है? ये अंतिम चार्टर एक्ट था। ये अंतिम चार्टर एक्ट था। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? इस एक्ट के बाद क्या होती है? अंतिम चार्टर एक्ट। इस एक्ट के बाद क्या हो जाता है? 1857 में महान क्रांति होती है और जो शासन है वो सीधा किसके हाथों में चला जाता है? ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला जाता है। इसलिए इसको अंतिम चार्टर एक्ट बोला जाता है। इसमें और क्या किया जाता है? इसमें जो सिविल सेवा है, सिविल सेवा, उसमें खुली प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। खुली प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। मतलब अब जो सिविल सेवा थी, सिविल सेवा में अब भारतीयों को भी शामिल किया जाता है। सिविल सेवा में अब भारतीयों को भी शामिल किया जाने लगा है। आयोजन। ठीक है। खुली प्रतियोगिता का आयोजन मतलब अंग्रेजों द्वारा जो सिविल सेवा का संचालन किया जा रहा था, अब उसमें भारतीयों को भी शामिल किया जाने लगा है। तो ये पॉइंट हमारी पॉलिटी के हिसाब से या जो राज्य व्यवस्था है उसके हिसाब से इम्पोर्टेंट है। क्या है? सिविल सेवा में अब भारतीय भी शामिल हो सकते हैं। इसके बाद क्या होता है? 1853 के बाद 1857 में हमने हिस्ट्री में पढ़ा है कि क्या होती है? महान क्रांति होती है। मंगाल पांडे द्वारा 1857 की क्रांति की जाती है। ठीक है, क्रांति। और इस 1857 की महान क्रांति के बाद जो EIC का शासन है, EIC का जो शासन है वो क्या हो जाता है? वो हो जाता है समाप्त। ठीक है, EIC का शासन अब समाप्त हो जाता है। और शासन जो है वो शासन EIC का जो शासन है, EIC का जो शासन है वो सीधा किसके हाथों में चला जाता है? ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला जाता है, महारानी के हाथ में चला जाता है। 1857 के बाद क्या आता है? 1858 का भारत शासन अधिनियम। क्या आता है? भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम 1858। ठीक है, इस अधिनियम द्वारा क्या होता है? क्या है ये अधिनियम? इस अधिनियम द्वारा क्या होता है? 1857 की क्रांति हो चुकी है, ठीक है, और किसके द्वारा की जाती है? मंगल पांडे द्वारा की जाती है। फिर आता है 1858 का भारत शासन अधिनियम।
इसके द्वारा क्या होता है कि जो EIC है इसका जो शासन है वो सीधा किसके हाथ में चला जाता है? वो चला जाता है क्राउन के हाथ में। क्राउन से मतलब महारानी के हाथ में। जो ब्रिटेन की जो महारानी थी विक्टोरिया, इनको हाथों में इनके हाथों में अब जो EIC का शासन है या जो भारत का शासन है वो चला जाता है, ठीक है। और एक घोषणा पत्र जारी किया जाता है, ठीक है। और क्या किया जाता है? एक घोषणा पत्र जारी किया जाता है। एक घोषणा पत्र जारी किया जाता है, ठीक है। कब किया जाता है? पत्र जारी किया जाता है। ये किया जाता है 1 नवंबर। कब? 1 नवंबर 1858 में, ठीक है। इस घोषणा पत्र का वाचन कौन करता है? इस घोषणा पत्र का वाचन कहाँ किया जाता है? इलाहाबाद में किया जाता है। इलाहाबाद में इसका वाचन किया जाता है। और किसके द्वारा किया जाता है? वाचन किया जाता है कैनिंग द्वारा, ठीक है। अब क्या हुआ है कि 1857 की क्रांति हुई है और जो शासन चल रहा था EIC का, वो अब सीधा कौन ले लेते हैं अपने हाथों में? महारानी विक्टोरिया इंग्लैंड के हाथों में चला जाता है। इसके लिए एक घोषणा पत्र जारी किया जाता है, इलाहाबाद का घोषणा पत्र। इसका वाचन इलाहाबाद में किया जाता है और कैनिंग द्वारा इसका वाचन होता है, ठीक है। इस अधिनियम द्वारा क्या किया जाता है कि जो भारत का गवर्नर जनरल पद चल रहा था, भारत का जो गवर्नर जनरल पद था, भारत का गवर्नर जनरल पद था, इसको अब एंड कर दिया जाता है, ये समाप्त कर दिया जाता है। और अब जो भारत है, एक नया पद बनाया जाता है, भारत का वायसराय। वायसराय पद बनाएगा। और पहला जो वायसराय है वो किसको बनाएगा? वो कैनिंग को बनाएगा। किसको? कैनिंग को भारत का पहला क्या बनाया जाता है? भारत का पहला गवर्नर या नहीं, भारत का पहला वायसराय बनाया जाता है कैनिंग को, ठीक है। और क्या किया जाता है? और 1858 का अधिनियम है, इसके द्वारा एक भारतीय परिषद का गठन किया जाता है। क्या किया जाता है? भारत परिषद का गठन किया जाता है। परिषद, इसका गठन किया जाता है। और इसका प्रमुख किसको बनाया जाता है? इसका प्रमुख होता है भारत सचिव, ठीक है। भारत सचिव, जो भारत सचिव है वो कौन है? वो ब्रिटिश पार्लियामेंट है, भारत सचिव, ये पद बनाया जाता है, ये अधिकारी बनाया जाता है भारतीय परिषद का। भारत परिषद का प्रमुख किसको बनाया जाता है? भारत सचिव को बनाया जाता है। और ये जो भारत सचिव होता है वो कौन होता है? जो ब्रिटिश संसद होती है, ब्रिटिश संसद, इसका सदस्य होता है, ब्रिटिश संसद का सदस्य होता है और उसके प्रति उत्तरदायी होता है। जो भारतीय परिषद बनाएगा ये कैसा था? इसमें 15 सदस्य थे। ये 15 सदस्यीय एक संस्था थी, ठीक है। 15 सदस्य थे। भारत परिषद का गठन किया जाता है 1858 के भारत शासन अधिनियम द्वारा। और क्या इम्पोर्टेंट होता है? और ये इम्पोर्टेंट होता है कि अब शासन क्या है, कौन करने लगी है? महारानी विक्टोरिया करने लगी है। तो जो मुगल सम्राट पद चल रहा था, क्या चल रहा था? मुगल सम्राट पद चल रहा था, मतलब जिनको पेंशन दी जा रही थी ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा, मुगल सम्राट
सम्राट पद है इसको भी अब समाप्त कर दिया गया है, ठीक है। और जो BOC और BOD हैं, BOC और BOD हैं, BOC एंड BOD जिनकी स्थापना 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा की गई थी, इनको भी अब क्या किया जाता है, BOC एंड BOD इनको भी अब समाप्त कर दिया जाता है, क्योंकि अब इनकी कोई ज़रूरत नहीं होती है। शासन किसके हाथों में चला जाता है, महारानी विक्टोरिया के हाथों में अब शासन जा चुका है, ठीक है। तो ये हैं क्या कुछ अधिनियम जिनके द्वारा हमारे भारतीय संविधान का विकास माना जाता है, या फिर हमने धीरे धीरे संविधान को सीखा है। एक बार इनका रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। कौन कौन से अधिनियम है, उनसे हमने क्या क्या ग्रहण किया है, ठीक है। पहला हमने देखा है सामान्य परिचय को, हमने समझा कि किस प्रकार के वर्ड हैं, ठीक है, जो हम पढ़ेंगे। सामान्य परिचय में हमने देखा राज्य व्यवस्था को, राज्य व्यवस्था क्या होती है, राजनीति का व्यवहारिक रूप होती है। जनता की शासन प्रशासन की व्यवस्था को ही राज्य व्यवस्था कहते हैं। फिर हमने संविधान को समझा, संविधान क्या है, राज्य व्यवस्था के संचालन हेतु आवश्यक नियमों के समूह को ही हम क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं। और उसके जो वर्ड हैं उसके दो मीनिंगों को समझा। फिर हमने देखा संविधान क्या है और हमारा भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, उन सबको हमने देखा। और हमने देखा कि संवैधानिक विकास हमारे संविधान का कब से 1773 से 1950 तक माना जाता है। उसके बाद हम क्या देख रहे हैं, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देख रहे हैं इसकी, भारतीय संविधान की। उसको समझने के लिए हमने क्या इतिहास से दो घटनाएं शामिल की। कौन कौन सी दो घटनाएं थीं, एक थी प्लासी का युद्ध और दूसरा था बक्सर का युद्ध। प्लासी के युद्ध में क्या होता है कि जो बंगाल और EIC के बीच में युद्ध होता है, इसमें क्लाइव जीत जाता है। और उसके बाद बक्सर का युद्ध होता है जिसमें एक ग्रुप होता है बंगाल, अवध और मुगल, और दूसरी तरफ EIC की तरफ से लड़ रहे होते हैं हेक्टर मुनरो। इसमें भी हेक्टर मुनरो की जीत हो जाती है। और इस जीत के बाद 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है। इलाहाबाद की संधि में जो बंगाल का शासन है उसको द्वैध शासन में डिवाइड किया जाता है, जिसमें दीवानी अधिकार EIC अपने पास रख लेती है, ठीक है। और फौजदारी, व्यय, सुरक्षा, शिक्षा ये सब नवाब को सौंप दिया जाता है। और इसी संविधान के साथ EIC के शासन की नींव भारत में पड़ती है। अब जब बात ये पता इंग्लैंड को लगती है कि EIC जो कंपनी हमारे यहाँ से व्यापार करने गई थी वो अब क्या करने लगी है, भारत में शासन करने लगी है, तो उसको रेगुलेट करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए इंग्लैंड द्वारा विभिन्न अधिनियम जारी किए जाते हैं, ठीक है। और इन्हीं अधिनियमों के दौरान, इन्हीं अधिनियमों से हमारी जो पॉलिटी है, हमारा जो संविधान है, उसका विकास प्रारंभ होना स्टार्ट हो जाता है। इन्हीं प्रावधानों के अंदर जो चीज़ें बनाई गई वो आज हमारे संविधान में देखने को मिलती हैं। उसी श्रेणी में सबसे पहला आता है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इसमें जो बंगाल का गवर्नर पद है, जो जीवानी अधिकार देखने के लिए बनाया गया था बंगाल के क्लाइव को, उसको समाप्त किया जाता है और नया पद बनाया जाता है बंगाल का गवर्नर जनरल। और पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग को बनाया जाता है। इसी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा कोलकाता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाती है, जो सुप्रीम कोर्ट का कंसेप्ट आज भी हमारे संविधान में देखने को मिलता है। और सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है वो किसको बनाया जाता है, एलिजा एम्प्रे को बनाया जाता है। और ये सीधे क्वेश्चन है कि सुप्रीम कोर्ट का कोलकाता में जो बनाया गया 1774 में, उसका चीफ जस्टिस किसको बनाया गया, तो बनाया गया वो एलिजा एम्प्रे को। उसके बाद हमने देखा पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ये भी एक रेगुलेटिंग एक्ट ही था, लेकिन उस समय क्या था कि जो इंग्लैंड था, इंग्लैंड के PM कौन थे, PM थे विलियम पिट, विलियम पिट, इसलिए इसको पिट्स इंडिया एक्ट कहा गया, ठीक है। क्या कहा गया, पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट इसको कहा गया। इसमें क्या किया गया कि जो कंपनी के कार्य थे इनको पृथक किया गया और BOC और VOD की स्थापना की गई। BOC मतलब बोर्ड ऑफ कंट्रोल और BOD मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो था वो कंपनी के व्यापारिक कार्यों को देखने लगा और जो BOC था वो कंपनी के राजनीतिक कार्यों को देखने लगा। ये जो अधिनियम बनाया गया वो कंपनी के कार्यों में और अधिक पारदर्शिता लाने के लिए बनाया गया था। फिर उसके बाद आया 1813 का चार्टर एक्ट।
ये जो एक्ट था वो कंट्रोल करने के लिए लाया गया, EIC को कंट्रोल करने के लिए। इसमें क्या किया गया कि जो EIC का है, जो व्यापारिक एकाधिकार लेकर भारत आई थी, उसका व्यापारिक एकाधिकार समाप्त किया जाता है। लेकिन चाय और चीन के साथ जो व्यापार है उसमें उसके व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त नहीं किया जाता है, वो कंटिन्यू रहता है। ठीक है। इस संविधान द्वारा, इस एक्ट द्वारा शिक्षा पर पहली बार 1 लाख खर्च किए जाते हैं। ठीक है, 1 लाख खर्च किए जाते हैं। और भारतीय साहित्य है उसके पुनरुद्धार के लिए, उसको पुनरुद्धार के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। और जो ईसाई मशीनरी थी, इनको शिक्षा प्रसार की अनुमति दी जाती है। और फिर आता है 1833 का चार्टर एक्ट। इसमें बंगाल का गवर्नर जनरल जो पद था उसको समाप्त किया जाता है और नया पद बनाया जाता है भारत का गवर्नर जनरल। और फर्स्ट गवर्नर जनरल किसको बनाया जाता है? विलियम बेंटिक को बनाया जाता है। इसमें जो EIC का व्यापारिक एकाधिकार था, जो चाय और चीन के साथ अभी तक चल रहा था, इसको भी समाप्त कर दिया जाता है। और EIC का जो व्यापारिक एकाधिकार है वो पूर्णतः समाप्त हो जाता है। मतलब अब इंग्लैंड से और दूसरी कंपनियां भी भारत व्यापार करने के लिए आ सकती हैं। ठीक है। एक विधि आयोग की स्थापना की जाती है जो हमारी पॉलिटी के हिसाब से इम्पोर्टेंट है। हम इसलिए इन्हीं छोटे छोटे पॉइंटों की वजह से इन सब एक्टों को पढ़ रहे हैं। और उस विधि आयोग का अध्यक्ष जो है वो किसको बनाया जाता है? मैकाले को बनाया जाता है। इसी एक्ट के दौरान दास प्रथा को समाप्त करने के लिए एक्ट बनाया जाता है, लेकिन उससे दास प्रथा का समाप्त नहीं की जाती है। और बाद में 1843 में एलन वरो द्वारा दास प्रथा का अंत किया जाता है। ठीक है, समाप्त की जाती है। उसके बाद आता है 1853 का एक्ट। ये भी चार्टर एक्ट था। ये अंतिम चार्टर एक्ट माना जाता है क्योंकि इसके बाद 1857 में महान क्रांति होती है और जो शासन है वो सीधा इंग्लैंड के हाथों में चला जाता है। ब्रिटिश की जो महारानी है क्राउन के हाथ में चला जाता है। चार्टर एक्ट 1853 द्वारा एक काम और किया जाता है कि जो सिविल सेवा है, सिविल सेवा में भारतीयों को भी शामिल करने के लिए अब खुली प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। और 1857 में एक महान क्रांति होती है जिसमें EIC का शासन जो है वो समाप्त हो जाता है। कैसे समाप्त होता है? 1857 की महान क्रांति का जब पता इंग्लैंड में लगता है तो जो वहाँ का क्राउन है, महारानी है, वहाँ का शासन है, वो EIC का जो शासन चल रहा था उसको सीधा अपने हाथों में ले लेते हैं। ठीक है। और एक घोषणा पत्र जारी किया जाता है 1 नवंबर 1858 में। इसका वाचन इलाहाबाद में किया जाता है और कैनिंग द्वारा इसका वाचन किया जाता है। भारत का गवर्नर जनरल पद चल रहा था उसको समाप्त कर दिया जाता है और नया पद बनाया जाता है भारत का वायसराय। और कैनिंग को भारत का पहला वायसराय बनाया जाता है। 1858 का जो भारत शासन अधिनियम है इसमें भारत परिषद का भी गठन किया जाता है जिसका प्रमुख भारत सचिव को बनाया जाता है। और जो भारत सचिव होता है वो ब्रिटिश संसद का एक सदस्य होता है और ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। जो भारतीय परिषद थी या भारत परिषद था, इसमें ये 15 सदस्यीय एक संस्था थी। ठीक है। इस एक्ट के द्वारा और क्या किया जाता है कि जो मुगल सम्राट का पद है उसको भी समाप्त किया जाता है जो पेंशन के आधार पर अभी चल रहा था। और BOC और BOD को भी समाप्त कर दिया जाता है। तो ये थे अभी तक के अधिनियम जिनके द्वारा छोटी छोटी चीज़ें हमारे देश में प्रारंभ होना शुरू होती हैं। अब कुछ कन्फ्यूजिंग पॉइंट बनते हैं और वो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है। बंगाल का पहला गवर्नर, ठीक है, और बंगाल का अंतिम गवर्नर, ठीक है, और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल। बंगाल का जो पहला गवर्नर था वो कौन था? वो था क्लाइव। कौन था? क्लाइव। बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? वो था क्लाइव।
ठीक है। बंगाल का अंतिम गवर्नर और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वो था एक ही आदमी। कौन हो सकता है? वो था वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग। ये हम यहाँ इसलिए लिख रहे हैं ताकि एग्ज़ाम में कन्फ्यूजन ना हो। एग्ज़ाम में क्या ना हो? कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि इनसे क्वेश्चन बार बार देखने को मिले हैं परीक्षाओं में। तो वॉरेन हेस्टिंग, वॉरेन हेस्टिंग ही बंगाल के अंतिम गवर्नर थे और बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल भी कौन थे? पहला गवर्नर जनरल भी कौन था? वॉरेन हेस्टिंग ही था। फिर दूसरा आता है, अब बंगाल का गवर्नर जनरल पद अब समाप्त किया जाता है, तो बंगाल का अंतिम गवर्नर, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल, अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, ये भी एक ही व्यक्ति है। जो अंतिम होगा वही क्या होगा? प्रथम होगा। वो कौन था? वो है विलियम बेंटिक। कौन है? विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक। अब एक और पॉइंट बनता है, कौन सा? कि बंगाल का भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, और भारत का प्रथम वायसराय, भारत का प्रथम वायसराय। वो कौन है? वो है कैनिंग। कौन है? कैनिंग। ये हमने जितने भी जो अधिकारी थे, ब्रिटिश अधिकारी, उनको इकट्ठा करके लिख लिया है ताकि एग्जाम में क्या हो? कन्फ्यूजन ना हो। बंगाल का पहला गवर्नर किसको बनाया गया? क्लाइव को बनाया गया। ठीक है, जो कब बना? इलाहाबाद की संधि के बाद बना। फिर बंगाल का अंतिम गवर्नर और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग था। ठीक है, फिर बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल, ये जो पद है वो समाप्त होता है और भारत का नया पद बनाया जाता है प्रथम गवर्नर जनरल। तो किसको बनाया जाता है? विलियम बेंटिक। और उस समय अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल का विलियम बेंटिक। फिर भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का प्रथम वायसराय कौन है? कैनिंग है। इनसे लगातार एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, इसलिए हमने इनको एक साथ लिख लिया है। इसके बाद इसके आगे का कौन से? 1861 अगला जो अधिनियम आता है वो कौन सा आता है? 1861 का 1858 के द्वारा क्या होता है कि जो EIC का शासन है वो किसके हाथों में चला जाता है? वो क्राउन के हाथों में चला जाता है। और अब यहाँ से क्या नियम बदलना शुरू हो जाते हैं। और उसके बाद क्या आता है? उसके बाद 1861 का भारत परिषद अधिनियम। भारत परिषद अधिनियम। देखो, अब भारत परिषद का गठन कर दिया गया है और अब जो भी प्रावधान बनाएगी भारत के लिए वो कौन बनाएगी? भारत परिषद बनाएगी। इसलिए अब जो अधिनियम आएंगे उनको क्या कहा जाएगा? उनको कहा जाएगा भारत परिषद अधिनियम। अधिनियम क्या कहा जाएगा? भारत परिषद अधिनियम। अधिनियम। ठीक है,
इनको अब भारत परिषद अधिनियम कहा जाएगा। 1861 का जो भारत परिषद अधिनियम है, इसमें क्या किया गया कि इसमें अब विभागीय प्रणाली की शुरुआत की गई। विभागीय प्रणाली की शुरुआत की गई। अब जो ब्रिटिश संसद है उसकी झलक हमारे देश में देखने को मिलने लगती है। अब हमारे देश में जो अलग अलग विभाग बनाए गए हैं, विभागीय प्रणाली की शुरुआत की जाती है। शुरुआत आज भी हमारे देश में विभाग देखने को मिलते हैं। हमारा जो देश का शासन है वो विभागों में विभाजित है। और क्या किया जाता है 1861 के अधिनियम द्वारा? 1861 के अधिनियम द्वारा जो भारत परिषद अधिनियम है, इसके द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी जाती है। अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी जाती है। अध्यादेश जारी करने की शक्ति, ठीक है। अब अध्यादेश जारी करने की शक्ति भी दी गई, ठीक है, शासन को। किस अधिनियम द्वारा? 1861 के भारत परिषद अधिनियम द्वारा। 1861 के भारत परिषद अधिनियम के बाद आता है 1891 का कौन सा? भारत परिषद अधिनियम। भारत परिषद अधिनियम। इसके द्वारा क्या किया जाता है? इसके द्वारा भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की जाती है। इसके द्वारा क्या होता है? भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की जाती है। निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की जाती है, ठीक है। जो अभी भी आज भी हमारे देश में देखने को मिलती है, जो राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, निर्वाचन किया जाता है, वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा ही किया जाता है। तो ये हैं पूरे इम्पोर्टेंट अधिनियम जिनके द्वारा हमारे भारतीय संविधान का विकास माना जाता है, ठीक है। इसके बाद कुछ और अधिनियम बचते हैं, ठीक है। उसके बाद सीधा हम किस पे आ जाएंगे? संविधान पर आ जाएंगे कि किस तरीके से भारत का संविधान का निर्माण हुआ है। इसके बाद 1909, 1919 और 1935 के अधिनियम भी बचते हैं। कौन कौन से अधिनियम बचते हैं? इसके बाद बचता 1909 का मार्लियामेंटो सुधार, 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार और 1935 का भारत शासन अधिनियम, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है क्योंकि इसका प्रभाव हमारे संविधान में अधिकतर देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे कल। आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। तो आप इसको एक बार पढ़ लीजिए, ठीक है, रिवीजन कर लीजिए, ठीक, लिख लीजिए। जो मैं यहाँ लिखा रहा हूँ ये बताना मैं भूल गया था स्टार्टिंग में कि मैं जो मैं पढ़ाऊँगा पॉलिटी पूरी लिखकर। तो आपको क्या करना है? आपको पेन कॉपी लेकर बैठना है और मैं जो यहाँ लिखवा रहा हूँ उसको लिखते जाना है, नोट्स बनाते जाना है। नोट्स बनाने से क्या होता है कि जब हमारा एग्ज़ाम होता है तो रिवीजन करने में हमको सहायता होती है, हेल्प मिलती है। क्योंकि देखो, अगर आप नोट्स ढूंढोगे या पीडीएफ का बोलोगे तो टेलीग्राम पीडीएफ से भरा पड़ा है, लेकिन उससे हम पढ़ नहीं पाते कभी भी, ठीक है। वो टेलीग्राम में ही सेव रहते हैं। और जो हम नोट्स बनाते हैं इनसे हमें रिवीजन करना भी आसान होता है, ठीक है। और ये हमारी एग्ज़ाम में हेल्प करते हैं। तो मिलते हैं कल किसके साथ? अगले जो अधिनियम है उनको पढ़ेंगे। 1919 का मार्लियामेंटो सुधार, 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार और 1909 का मार्लियामेंटो सुधार और 1935 का भारत शासन अधिनियम।